हेलो दोस्तों। आज हम हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने मनोविज्ञान का पेपर सॉल्व किया था। अब इस वीडियो में हम हिंदी का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, उसी साल का यानी 2017 का यूपी टेट का। चलिए, पहले हमने 30 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अब उससे आगे 31 से स्टार्ट करते हैं। चलिए, 31 क्वेश्चन क्या कहता है आपका? पहला क्वेश्चन कहता है आपका, हिंदी का पहला पत्र है। हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका उदंत मार्तंड। सेकंड ऑप्शन है आपका इतिहास तिमिरनाशक। थर्ड ऑप्शन है आपका बनारस अखबार। फोर्थ ऑप्शन है आपका हरिश्चंद्र मैगजीन। ओके, चलो बताइए कौन सा हो जाएगा इसमें आपका? उदंत मार्तंड, इतिहास तिमिरनाशक, बनारस अखबार, हरिश्चंद्र मैगजीन। बताइए क्या होगा इसमें? आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन करेक्ट हो जाता है आपका फर्स्ट, उदंत मार्तंड। यह किसके द्वारा लिखा गया था? यह लिखा था हमारे पंडित युगल किशोर शुक्ल जी ने। ये किसके द्वारा लिखा गया है? पंडित युगल किशोर शुक्ल जी के द्वारा। किस सन में लिखा गया था? यह 1826 में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1826 में। ओके, और ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था? कलकत्ता से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? 32 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, सूफी संतों की शैली है। सूफी संतों की शैली है। कौन सी शैली है? मर्सिया शैली है। सेकंड ऑप्शन है मसनवी शैली है। थर्ड ऑप्शन है गज़ल है। फोर्थ ऑप्शन है तर्जुमा है। बताइए सूफी संतों की कौन सी शैली है? इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है सेकंड, मसनवी शैली। ओके, सूफी संतों की शैली है। यह इस्लाम धर्म की उदारवादी शाखा है। ये कौन सी शाखा है? ये इस्लाम धर्म की उदारवादी शाखा है। इस शाखा का पालन करने वाले सूफी संत कहलाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33 नंबर। चलिए, यह क्या कहता है आपका? गुड़िया भीतर गुड़िया, गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? बताइए। कृष्णा सोबती। सेकंड ऑप्शन है मैत्रेय पुष्पा। थर्ड ऑप्शन है प्रभा खेतान। फोर्थ ऑप्शन है ऊषा प्रियंवदा। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें? इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है मैत्रेय पुष्पा, सेकंड। ओके, यह इनकी आत्मकथा है। यह इनकी मैत्रेय पुष्पा जी की आत्मकथा है, गुड़िया भीतर गुड़िया। और इनके अन्य कृति हैं, अन्य रचनाएं हैं इनकी स्मृति दंश है, कस्तूरी कुंडल वसे है, अब फूल नहीं खिलते। यह इनकी अन्य रचनाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34। 34 क्वेश्चन क्या कहता है? 100 अनाज एक सुजान, 100 अनाज 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान की रचनाकार कौन है? चलिए बताइए। फर्स्ट है बद्री नारायण चौधरी। सेकंड ऑप्शन है आपका बालकृष्ण भट्ट। थर्ड ऑप्शन है आपका बाल मुकुंद गुप्त। फोर्थ ऑप्शन है सरदार पूर्ण सिंह। बताइए इसमें क्या आंसर होगा? इसमें आपका आंसर करेक्ट हो जाता है नंबर सेकंड, बालकृष्ण भट्ट। और इनकी अन्य रचनाओं में आ जाती है नूतन ब्रह्मचारी, बाल विवाह, साहित्य सुमन। इनकी अन्य आदि रचनाएं हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? गोस्वामी तुलसीदास जी का निधन वाराणसी के किस घाट पे हुआ था? पहला है दशाश्वमेध घाट। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है आपका?
दशाश्वमेध घाट, सेकंड ऑप्शन कहता है 80 घाट, थर्ड ऑप्शन कहता है राम घाट, फोर्थ ऑप्शन कहता है मणिकर्णिका घाट। चलो बताइए इसमें क्या ऑप्शन होगा, आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सेकंड नंबर 80 घाट। ओके। और ये गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, इनकी अन्य रचनाएं हो जाती हैं जैसे दोहावली है, इनकी प्रमुख रचनाएं मुख्य रचनाओं में आती हैं। ये कवितावली है, विनय पत्रिका है और रामचरित मानस आदि इनकी अन्य रचनाओं में आती हैं जो कि प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भक्तमाल के रचनाकार हैं। भक्तमाल जो रचना है उसके रचनाकार कौन है, क्या नावादास हैं, सेकंड ऑप्शन कहता है कि केशव दास हैं, थर्ड ऑप्शन है विष्णुदास हैं, फोर्थ ऑप्शन है सुंदरदास हैं। बताइए क्या हो जाएगा इसमें। इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट नावादास। भक्तमाल की रचनाकार कौन है, नावादास। ओके। चलो इनमें इस भक्तमाल जो रचना है नावादास जी ने इसमें अपने भक्तों का जीवन कथा का वर्णन किया है, अपने भक्तों की जीवन कथा है उसका वर्णन किया है। चलिए ये आ जाता है अब हमारा गद्यांश। गद्यांश है ये 37 से 41 क्वेश्चन का आंसर है जो हमें इस गद्यांश के माध्यम से देना है। ये गद्यांश काफ़ी बड़ा हो जाता है इसलिए मैं इसको रीड नहीं करूँगी, आप इसको रीड करना, ठीक है। मैं इसके थोड़ा सा बता देती हूँ इसके बारे में। इसमें बताया गया है कि धर्म पालन करने के मार्ग में सबसे अधिक बाधा चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्मलता से पड़ती है। मनुष्य के कर्तव्य मार्ग में एक ओर तो आत्मा के बुरे भले कामों का ज्ञान, दूसरी ओर आलस्य और स्वार्थ पड़ता रहती है। चलो मैं इसको नहीं पढ़ती हूँ, मैं आगे बढ़ती हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इस वजह से। तो चलो इसके क्वेश्चन आंसर को करते हैं, आप देख लेना इसको धीरे धीरे पॉज करके। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन इसी गद्यांश में से लिया गया है। हाँ क्वेश्चन क्या कहता है, धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं। धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कमजोर मन, उद्देश्य का निश्चित न होना तथा चंचल मनोवृत्ति का होना। सेकंड ऑप्शन है आपका धर्म का ज्ञान ना होना। थर्ड ऑप्शन है आपका आलस्य की अधिकता। फोर्थ ऑप्शन है आपका जानकारी की कमी। बताइए क्या हो जाएगा इसमें कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपका आंसर करेक्ट हो जाता है इस गद्यांश के अनुसार फर्स्ट। ओके चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 क्वेश्चन क्या कहता है, संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ माना है। संसार के बड़े बड़े लोगों ने किसको सबसे श्रेष्ठ माना है, उत्तम चरित्र को, सदाचार को, परोपकार को, अपने कर्तव्यों को, किसको श्रेष्ठ माना है। जो बड़े बड़े लोग हुए हैं संसार में उन्होंने सबसे श्रेष्ठ माना है अपने कर्तव्य को। ओके अपने कर्तव्य को सबसे श्रेष्ठ माना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 39, निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प है। निर्बलता शब्द में हमें क्या बताना है, उपसर्ग और प्रत्यय। निर प्लस बल प्लस ता, सेकंड ऑप्शन है निर्बल प्लस ता, थर्ड ऑप्शन है निर प्लस बलत प्लस आ, फोर्थ ऑप्शन है निर प्लस बल प्लस अता। चलिए बताइए इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है तो दो ऑप्शन सेम दिखाई दे रहे हैं, इसमें आप करेक्ट कर सकते हैं। तो इस मतलब फर्स्ट को कर लिया, सेकंड को, एक में हलंत आएगा।
इस हिसाब से। चलिए अब इसमें उपसर्ग निर उपसर्ग हो जाएगा आपका, बल मूल शब्द हो जाएगा और ता प्रत्यय हो जाएगा। इसमें इस हिसाब से आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कायर की भावात्मक कायर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। जो कायर शब्द है हमारा, उसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी। अकायरता, कायरतत्व, कायरपन या कायरता, बताइए क्या होगी। इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कायरता। ओके, क्योंकि कायर हमारा गुणवाचक विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण से बनने वाला भाववाचक संज्ञा कायरता हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41 क्वेश्चन क्या कहता है, अपना मतलब निकालने वाला के लिए उचित शब्द क्या होगा। स्वार्थी होगा, स्वार्थपरता होगा, स्वार्थपरक होगा या कुटिल होगा, बताइए क्या होगा। इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है स्वार्थी। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 42 क्वेश्चन, कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका खेतों में लंबे लंबे घास उग गए। सेकंड ऑप्शन है आपका परशुराम की क्रोध अग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया। थर्ड ऑप्शन है गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आपका वृक्षों पर कोयल कूक रही है, बताइए क्या होगा। इसमें आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा नंबर 3। ओके, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43 में बताना है आपको संधि। विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है। विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है। दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है, गुण संधि है, यण संधि है, बताइए कौन सी संधि हो जाएगी। इसको तो सभी आसानी से बता देंगे, तो बताइए। इसमें हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि, विद्याधन अर्थी। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कानन का पर्यायवाची शब्द है। कानन का पर्यायवाची क्या है। पुष्प है, विहिप है, वन है या उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइए क्या है। कानन का पर्यायवाची हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 वन। वन को हम कानन कहते हैं। वन को हम विपिन भी कहते हैं, अरण्य भी कहते हैं, गहन भी कहते हैं और कांतार भी कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर क्या कहता है आपका, वाक्य विग्रह का अर्थ बताइए। जो हम वाक्य का विग्रह करते हैं, उसको अलग करते हैं, तो उसका क्या अर्थ है। वाक्यों को जोड़ना होता है, वाक्य रचना करना होता है, वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना होता है, या फिर फोर्थ ऑप्शन है आपका संधि और समास बताना, बताइए क्या हो जाएगा। इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आंसर नंबर 3। ओके, वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना ही वाक्य विग्रह का अर्थ होता है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताना है आपको। कौन सा अलंकार हो जाएगा। इन पंक्तियों में आपका अलंकार कौन सा हो जाएगा, बताइए। विभावना अलंकार हो जाएगा। इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट करेक्ट। ओके, इसमें बिना कार्य के काम हो रहा है, जैसे हम बिना कानों के सुनना, बिना हाथों के कार्य करना, ओके आदि प्रकार से इसमें बताया गया है, तो इसमें विभावना अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सुई का तत्सम रूप बताना है आपको। तत्सम और तद्भव दो शब्द होते हैं, शब्दों के रूप होते हैं, तो इसमें सुई का तत्सम बताना है हमको। सुज्जा होगा, सुची होगा, सलाई होगा या सूची होगा, बताइए क्या होगा। इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है नंबर 4 सूची।
तत्सम शब्द हैं हमारे जो संस्कृत भाषा के ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं, उनको तो हम तत्सम शब्द कहते हैं। और जो तद्भव शब्द होते हैं उनका हिंदी में रूपांतरण करके लिए गए हैं। तत्सम वो संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं उनका हिंदी रूपांतरण करके लिया गया है तो उनको तद्भव शब्द कहते हैं। ओके, आम बोलचाल की भाषा भी वो शब्द भी आ जाते हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48। ये क्या कहता है? परिसीमन का विलोम। परिसीमन शब्द है उसका विलोम क्या होगा बताइए। ससीम, या फिर सेकंड ऑप्शन है आपका निर्सीमन, थर्ड ऑप्शन है आपका असीमन, फोर्थ ऑप्शन है आपका ससीमन। बताइए कौन सा हो जाएगा इसमें आपका? इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है थर्ड, असीमन। परसीमन, परसीमन का अर्थ क्या होता है? सीमा निर्धारण करना। परसीमन का अर्थ होता है हमारा सीमा निर्धारण करना, और असीमन का असीमन का अर्थ होता है जिसकी सीमा निर्धारित ना हो। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49। 49 क्वेश्चन क्या कहता है? धूसर शब्द का पर्याय क्या है? धूसर शब्द है उसका पर्याय क्या है? दूसरा माने अश्व होता है, या मेघ होता है, या गंधर्व होता है, या अजा होता है। बताइए क्या होता है? दूसरा शब्द में क्या होता है? दूसरा शब्द में होता है आपका क्वेश्चन इसमें आंसर करेक्ट हो जाता है आपका थर्ड, गंधर्व। गंधर्व के अन्य पर्याय भी क्या हो जाते हैं? जैसे खर है, गधा है, चक्री वाहन है, या राशव है। ये इसके अन्य पर्याय हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका 50 नंबर क्वेश्चन कहता है धूर्त। धूर्तो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख। वाक्य के लिए कौन सा शब्द है? आदि देहिक है, आदि भौतिक है, आदि देहिक है, या आत्मघाती है। बताइए क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा? आदि देविक है। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा? आदि भौतिक है। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है? आदि देहिक है। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है हमारा आत्मघाती है। बताइए क्या हो जाएगा? इसमें हमारा क्वेश्चन का आंसर करेक्ट होता है आदि भौतिक, सेकंड नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? 51 क्वेश्चन कह रहा है हमारा ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ है। ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ है जान जोखिम में डालना। सेकंड ऑप्शन है हमारा बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। थर्ड ऑप्शन है उद्दंड व्यक्ति की दुष्टता। फोर्थ ऑप्शन है किसी भी वस्तु किसी दूसरे को देना। किसी की वस्तु किसी दूसरे को देना। बताइए इसमें क्या आंसर हो जाएगा आपका? इसमें आपका आंसर करेक्ट हो जाता है नंबर सेकंड, बड़े काम छिपकर नहीं किए जाते। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52। ये क्या कहता है? पंकज में कौन सा समास है? पंकज में कौन सा समास है? फर्स्ट ऑप्शन है द्वंद्व, सेकंड है दिगु, थर्ड है कर्मधारय, फोर्थ है बहुब्रीहि। बताइए कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा फोर्थ, बहुब्रीहि। इसमें पंक यानी कीचड़, ज यानी जन्म लेना, जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात पंकज। पंकज किसका पर्यायवाची है? कमल का। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 53 क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह किसे कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है महाप्राण को कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन है अनुसार एवं विसर्ग को कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन है हमारा संयुक्त व्यंजन को कहा जाता है। फोर्थ ऑप्शन है हमारा अल्प प्राण को कहा जाता है। बताइए किसको कहा जाता है? इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है सेकंड नंबर, अनुस्वार एवं विसर्ग को। ये हमारे अनुस्वार और विसर्ग होते हैं, ये इनका स्वतंत्र अस्तित्व अपना नहीं होता है। यह कहा है हमारे किशोरीदास वाजपेयी जी हैं, जो उन्होंने कहा है कि अयोगवाह होते हैं जो
उनका मतलब अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, यह स्वरों के आधार पर चलते हैं, स्वरों के सहारे चलते हैं, स्वरों के सहारे से प्रयुक्त किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन। ये क्या कहता है? एक और अजगरहीम लिखी, एक और अजगरहीम लिखी, एक और मृगराय, विकल बटो ही बीच ही परियो मूर्छा खाए। यह हमारी पंक्तियां कह रही हैं और इसमें पूछा गया है कि इस पंक्ति में रस कौन सा है। एक और अजगरहिम लखी, एक और मृगराय, विकल बटो ही बीच ही परियो मूर्छा खाए। इन पंक्ति में हमको क्या बताना है? रस बताना है। कौन सा रस है? चलो बताइए। इनमें हमारा रस हो जाता है भयानक रस। कौन सा रस हो जाता है इनमें हमारा? भयानक रस। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 55 नंबर। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है? से विभक्ति है जो वह किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है? कर्ता कारक के लिए, कर्म कारक के लिए, संप्रदान कारक के लिए या फिर कर्ण कारक के लिए? बताइए किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है? इसमें आपका आंसर करेक्ट हो जाता है नंबर 4, कर्ण कारक के लिए। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? 56 नंबर क्वेश्चन कहता है उसने नहाकर भोजन किया, उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है आपका संयुक्त क्रिया है, सेकंड ऑप्शन है प्रेरणार्थक क्रिया है, थर्ड ऑप्शन है द्विकर्मक क्रिया है, फोर्थ ऑप्शन है पूर्वकालिक क्रिया है। बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें आपका? इसमें आपका आंसर करेक्ट हो जाता है 4th नंबर, पूर्वकालिक क्रिया। अब देखो इसमें उसने नहाकर भोजन किया, यानी पहले वह नहाया है फिर उसने भोजन किया है, नहाकर भोजन किया, तो इसमें नहाकर पूछा है ना, तो नहाकर पूर्वकालिक क्रिया, भोजन करने से पहले वह नहाया है। ओके चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57 नंबर। निम्नलिखित में से वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। हमारे इसमें पूछा गया है कि वाचन शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है ध्वनि श्राव्य विधि नहीं है, सेकंड ऑप्शन है अनुध्वनि विधि नहीं है, या फिर व्याख्या विधि नहीं है, या फिर समयवत पाठ विधि नहीं है। ओके चलिए बताइए इसमें कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका? इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है व्याख्या विधि। ओके शिक्षण वाचन की यह विधि नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 58 नंबर। निम्नलिखित में से अभिव्यक्त्यात्मक उद्देश्य है, निम्न में से अभिव्यक्त्यात्मक उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है आपका स्वानुभूत विचारों व भावों को अभिव्यक्त करना, सेकंड ऑप्शन हो जाता है साहित्य व रसास्वादन करना, थर्ड ऑप्शन हो जाता है धैर्यपूर्वक सुनना, फोर्थ ऑप्शन हो जाता है भाषा और साहित्य में रुचि। बताइए क्या हो जाएगा इसमें? इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है फर्स्ट। ओके स्वानुभूत विचारों व भावों को अभिव्यक्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 59 क्वेश्चन क्या कहता है? हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा? यह जो साहित्य है वह किसने लिखा है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है आपका जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, सेकंड ऑप्शन है सुमित कुमार चटर्जी ने, थर्ड ऑप्शन है गार्सादा तासी ने, फोर्थ ऑप्शन है धीरेन्द्र वर्मा ने। बताइए किसने लिखा है? इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है फर्स्ट, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। ओके कब लिखा था ये ग्रंथ? ये लिखा गया है 1889 में, 1889 में। ओके चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 60। अब ये इस सीरीज का मतलब इस हिंदी का ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके चलिए
बिरहनी बावरी सी भई, बिरहनी बाबरी सी भई, ऊंची चढ़ी अपने भवन में, ऊंची चढ़ी अपने भवन में, टेरत हाय दई, ले अंचरा मुख, ले अंचरा मुख, असुवन पहुँचत अनुधरे गात सही, ले अंचरा मुख असुवन पहुँचत अनुधरे गात सही। किसकी पंक्ति है बताइए, यह किसके द्वारा लिखी गई पंक्ति है? चलो बताइए। इन पे फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है सहजोबाई, सेकंड ऑप्शन हो जाता है मीराबाई, थर्ड ऑप्शन हो जाता है झीमा चारणी और फोर्थ ऑप्शन हो जाता है दयाबाई। चलो बताइए इसमें कौन सा आंसर करेक्ट हो जाता है? ये किसके द्वारा लिखी गई पंक्ति है? यह पंक्ति है, आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है सेकंड नंबर, मीराबाई द्वारा। मीराबाई के 4 प्रमुख रचनाएं हैं। इनके अलावा इन पंक्तियों जो दी गई हैं और इनकी रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे गीत गोविंद, ये टीका है, गीत गोविंद का टीका है। सेकंड है इनकी जैसे वर्षिका मायरा, वर्षिका मायरा। और तीसरी रचना है इनकी जो प्रमुख रचनाओं में आ जाती है राग गोविंद है। और चौथी है इनके सोरठा के पद। यह मीराबाई की प्रमुख रचनाएं हैं। यह कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त रही हैं। थैंक यू सो मच। लाइक और कमेंट करना ना भूलें।